हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू स्टोरी और इस एनिमे का नाम है ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट। ये कहानी रोकुरो एंड माडो और बेन्यो अदाशिनो की है, जो मोस्टर को जान से मारने वाली जोड़ी है और इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये शादी करेंगे और उनके बच्चे का नाम मीको होगा, जो अल्टीमेट एक्सोर्सिस्ट बनेगा। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ वहाँ का मंजर खौफनाक लग रहा था। तभी वो बच्चा कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं सबसे पावरफुल एक्सोर्सिस्ट बन के रहूंगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्योटो होनाहारू डोरमेट्री की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की नहा रही थी और उसके हल्का सा पीछे दादी माँ कहती है, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अब तुम्हारी टोक्यो ट्रिप का समय हो गया है बेनियो सामा। जिसके बाद बेनियो कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। तभी दादी माँ कही, ऐसे अचानक बुलावे पर विश्वास करो, इसका मतलब है कि उन्होंने एक एक्सोर्सिस्ट के रूप में तुम्हारी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर दिया है। लेकिन एक बात है जो मुझे चिंता में डाल रही है, किसी के पास अमेजिंग पावर होने की रूमर है, ये हो सकता है उससे भी ज्यादा तुम्हारा चुना जाना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो बताती है, उसके पास मेरे से भी ज्यादा पावर है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर रोकुरो एंड माडो हमारे प्रोटैगोनिस्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो किसी से कहता है, मैं तुमसे बेहतर लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। जिस पर नारुकामी बताती है, मैं तुमसे या किसी चीज से नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे मैच्योर लड़के पसंद है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो कहता है, मैं तुम्हारा आइडल बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, अगर मुझे में कुछ कमी है तो प्लीज मुझे बताओ। जिसका जवाब देते हुए नारुकामी का कहना है, खैर मुझे लगता है कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, रोकुरो कुन तुम्हें अपने बारे में क्या अच्छा लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो सोच में पड़ गया था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या कहूँ। कुछ देर सोचने के बाद रोकुरो के माइंड में कुछ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। भागते समय वो एक लड़की से टकरा गया और उस लड़की का नाम ओटोमी म्यूरा है, जो रोकुरो की इस हरकत की वजह से उसको कह रही थी, एक और रिजेक्शन के बाद घर की ओर भागना तुम कभी नहीं सीखते, ऐसा लगता है जैसे कि तुम दिल टूटने की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बात सुनकर रोकुरो बोला, आखिरकार इसका क्या मतलब है। जिस पर ओटोमी म्यूरा बताती है, शायद तुम्हें हर अनजान लड़की के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। वैसे गाइस, आप में से किसी ने भी किसी को प्रपोज किया है? तभी रोकुरो बताता है, मैं नहीं रुक सकता, एक किताब में पढ़ो कि प्यार तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है और इस किताब का नाम है स्पेशल फीचर प्यार, तुम्हारी इससे जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ ओटोमी म्यूरा पूछती है, क्या तुम बदलाव के लिए इतने बेताब हो? ये बात सुनकर रोकुरो एकदम से खामोश हो जाता है, पर वो उसको बताता है, उसकी परवाह मत करो, क्या मुझ में कुछ अच्छा है, तुम शायद जानती होगी, है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओटोमी कहती है, खैर तुम जो भी कुछ खाओगे तो कहोगे कि यह अच्छा है और तुम अपने जूते के फीते भी बांध सकते हो, और हाँ, तुम राइट और लेफ्ट के डिफरेंस को भी जानते हो। अपनी इतनी ज्यादा तारीफें बटोरने के बाद रोकुरो पगला गया था और वो इसी पागलपन के साथ कहा, मुझे सब कुछ बुरा लग रहा है क्या? तभी ओटोमी शर्माते हुए धीरे से बताती है, यह उन चीजों में से एक है जो तुम्हारे में सबसे प्यारी है। उसी वक्त रोकुरो होश में आते के साथ कहता है, हाँ क्या तुमने अभी कुछ कहा? लेकिन तभी रोकुरो की नजर उन बच्चों पर चली जाती है, जहाँ पर वो 3 बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे थे और वो एक दांत वाला उस बच्चे से कहता है, कहो प्लीज इसे वापस दे दो, 100 बार अगर तुम कहोगे तो मैं इसे दे दूंगा। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर रोकुरो उनके पास आते हुए गुस्से में उनसे कहता कि तुम मुझसे परेशान क्यों कर रहे हो, और वो आगे बढ़ पाता। तभी उसके रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से रोकुरो खुद को रोक नहीं पाता और वो जाकर एक पिलर से टकरा गया। पर रोकुरो अपने आप को मुश्किल से संभालते हुए कहा, चीता कह दे, चीता चीता हूँ मैं। उसके इस डरावने चेहरे को देखकर एक दांत वाला डर जाता है, इसलिए वो उसका बैग पकड़ाकर वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ वो बच्चा रोकुरो का शुक्रिया अदा कर रहा था उसको बचाने के लिए। ये सुनते ही रोकुरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ के इस सीन को देखकर ओटोमी भी खुश नजर आ रही थी, पर वो एकदम से परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम बेनियो को देखते हैं, जो अपनी फैमिली फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर चीजें अजीब होने लगी, जो देखकर बेनियो के गले में लगा एक लॉकेट उसे सावधान करने के साथ कहता है, बेनियो सामा, ये फीलिंग लगता है यहाँ पर केगारे हैं, केगारे स्पिरिट को कहा जाता है। तभी बेनियो उसको चुप करा देती है। उनके पीछे से एक बच्चे की आवाज आती है, माँ यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस पर उसकी मोम बताती है, कोई बात नहीं, लाइट जल्दी ही वापस आ जाएगी। इसी के साथ शीशे पर काफी सारे केगारे आ जाते हैं। उस मंजर को देखकर उसका लॉकेट चिल्लाते
हुए कहता है, अरे नहीं बेनियो सामा, हम पूरी तरीके से गिर गए हैं, इस दर पर किसी को चोट लग सकती है। ये बात सुनकर बेनियो बताती है, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो अपना एक तालिस्मान बाहर निकालते हुए अपने मन में बताती है, अगर ये सच है तो गोड्स के गेट से होकर जाने का रास्ता होगा। तो एक्सेप्ट और आदर के साथ अपनी प्रे करते हुए मैं आपसे शांतिपूर्ण एवं स्वेच्छा पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, मेगानो गेट खोला जाए, तुरंत समन हो जाओ। ये कहते ही वो टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ गई थी। तभी काफी सारे केगारे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर बेनियो एक मास्क पहन लेती है। अगले सीन में हम शिखर डॉर्मेट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बुढ़ऊ एक चम्मच को हवा में लटकाए हुए था। तभी नागुत्स्यूजी रायोगो वहाँ पर आते के साथ बुढ़ऊ से कहता है, जिस्मा तुमने फोन किया था। जिस बात पर जिस्मा उसको यह देखने को कहता है, जो देखकर रायोगो बताता है, कंपास से इतनी तेजी से फीडबैक आना, बताओ ये जगह कहाँ पर है। जिस पर वो बुढ़ऊ योकोहामा का नाम लेता है। उसी वक्त वो अपनी दिशा को बदलने लगा, जो देखकर रायोगो काफी हैरान होने के साथ कहता है, हमारे एरिया में भी एक है, यह ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो। जिस पर एग्री करने के साथ रायोगो अपने साथियों से कहता है, अतियोशी शिनोरुके हमें काम करना होगा। फिर वो तैयार होकर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए कहता है, 16 मार्च के पास एक सिंक होल अपेयर हुआ है, वो जरूर वहीं होगा। इसी के साथ वो शिनोसुके को गाड़ी चलाने को कहता है, साथ ही साथ अतियोशी को बताता है, कार में तैयार हो जाओ ताकि हम पहुंचते ही मेगाने में एंटर कर सकें। दूसरी तरफ हम रोकुरो को देखते हैं, जो आराम से घर में एंटर करने ही वाला था, पर रायोगो उसे रोकने के साथ कहता है, अच्छे समय पर आए हो, आज तुम हमारे साथ चलोगे। तभी रोकुरो उसको अभी के लिए मना कर देता है। साथ ही साथ रोकुरो उसको समझाने लगा, मैंने तुमसे कहा था मैं केगारे एक्सोर्सिस्ट भगाने में मदद नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रायोगो का कहना है, देखो तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अब चलो। पर रोकुरो उसका हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के इस मंजर को देखकर शिनोसुके बोलता, हमेशा की तरह वो भाग गया। यहाँ तक कि अत्युशी भी बताने लगा, वो यहाँ पर क्यों है, वह कभी ट्रेनिंग भी नहीं लेने आता, जिस्मा भी उसे बच्चा ही समझते हैं। जो सुनकर रायोगो कहा, 2 साल पहले जब वो यहाँ पर आया था, वह एक अमेजिंग एक्सोर्सिस्ट था जिसका सभी लोग सम्मान करते थे। 2 साल पहले तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल रही होगी, तो फिर उसका अंत इस तरह कैसे हुआ। रोकुरो हिनोयू की ट्रेजेडी से बच गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अत्युशी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि हमने ये सीन शुरुआत में देखा था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मेगानो गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर बेनियो केगारे का सामना कर रही थी, पर उनकी तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से वो एक को मारती तो दूसरा आ जाता, दूसरे को मारती तो तीसरा आ जाता। यहाँ तक कि वो केगारे अपने ही साथी को खाकर अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे, जो देखकर बेनियो थोड़ी चौंक गई थी, पर वो हार नहीं मानती। जबकि एक केगारा अपने साथी को खा कर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उतने बड़े केगारे को देखकर बेनियो हैरान हो जाती है। साथ ही साथ बेनियो का लकी चार्म कह रहा था, अगर तुम सुरक्षा के लिए डिफेंस को नहीं बढ़ाओगी तो तुम मारी जा सकती हो। जिस पर बेनियो का कहना है, मैं जानती हूँ, वाजरा तालिस्मान आयरन क्लिफ, तुरंत सामने आओ। ये कहते ही उसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, पर एक मुसीबत थी, क्योंकि बेनियो को वो बड़ा सा मोस्टर अपने साथ ले गया और वो जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद नुरायामी मुराया की ब्रिज के पास आ जाता है, जहाँ पर रोकुरो सोच में डूबा हुआ था। तभी रायोगो रोकुरो से कहता है, बहुत बढ़िया रोकुरो, तुम्हारे सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। जिस पर रोकुरो बोला, इसे मेरे पे छोड़ दो, मैं सभी केगारे का नामो निशान मिटा दूंगा। साथ ही साथ वो अपनी पास्ट की बातों में कुछ ज्यादा ही डीप चला गया था, जो देखकर रोकुरो डर जाता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बेनियो की तरफ आ गया था, जहाँ पर बेनियो एक तालिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलती है, माइट तालिस्मान पैरालाइज लायन की पावर को तुरंत सामने लाओ। इस तालिस्मान की वजह से बेनियो उस केगारे के चंगुल से निकल जाती है, पर वो तुरंत ही एक फ्लेम तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड में फ्लेम पावर आ गई थी। साथ ही साथ उसने उस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस केगारे का नामो निशान मिटा दिया। पर बेनियो अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से थक कर नीचे गिरने लगी और फाइनल मोस्टर के मर जाने की वजह से मेगानो गेट डिसअपेयर हो चुका और वो गिरते गिरते रोकुरो के काफी करीब आ गई थी। दूसरी तरफ रोकुरो उसकी इस खूबसूरती को देखकर देखता ही जा रहा था, पर उसको एकदम से याद आया, मेरे को इसे बचाना होगा। ये कहने
जाने के बाद वो ब्रिज से तुरंत छलांग लगा देता है। लेकिन अब रोकुरो को कौन बचाएगा, उसको तो बचाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए वो पानी में गिर जाता है। पर रोकुरो जैसे तैसे करके बेनियो को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहा, जबकि उसकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। दूसरी तरफ बेनियो अपने कपड़े में से पानी निकालने लगती है, जबकि रोकुरो उसकी इस खूबसूरती को देखकर उस पर लट्टू हो चुका था, पर वो जताता नहीं। तभी बेनियो एक मैप बाहर निकालते हुए देखने लगती है, पर उसको वो मैप देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए बेनियो रोकुरो की तरफ देखने लगती है। उसकी ऐसी खतरनाक नजर को देखकर रोकुरो डर गया था, पर वो बेनियो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम थैंक्स करना चाहती हो तो इसकी जरूरत नहीं है। उसी वक्त बेनियो उसको वो मैप दिखा देती है, जिसको देखने के साथ रोकुरो बताता है, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो जहाँ पर ये मार्क है? उसकी इस बात पर बेनियो अपना सिर हिलाती है, जो देखकर रोकुरो का कहना है, ओनिडेन क्या है ये? मुझे नहीं लगता कि यह नारुकामी स्टेशन जैसा है। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय रोकुरो बेनियो से कह रहा था, मैंने कभी भी ऐसी यूनिफॉर्म नहीं देखी, वैसे तुम कहाँ से हो? उसकी इस बात पर बेनियो उसको इग्नोर मार देती है। तभी रोकुरो पूछता है, तुम बात क्यों नहीं करती? जिस पर बेनियो बातचीत दर्दनाक कहती है। फिर यहाँ सीन रोड साइड की तरफ आ गया था, जहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि रोकुरो रास्ता खोज नहीं पा रहा। लेकिन रोकुरो जब बेनियो की नजर देखता है तो वो घबराते हुए बोला, हाँ मुझे पता है मैं भटक गया था, लेकिन यह सब तुम्हारे मैप के कारण है। ये बात सुनकर बेनियो कही, तुम यहीं रहते हो है ना? ये सुनते ही रोकुरो लाइन पर आ जाता है। साथ ही साथ वो बोला, यार मैंने कहाँ गलत मोड़ ले लिया, चलो आगे चलकर देखते हैं। उसी वक्त बेनियो कैंडी स्टोर की तरफ इशारा करती है और उसके पेट में से आवाज आ रही थी। उसके पेट की गुड़गुड़ सुनकर रोकुरो समझ गया था कि यह भूखी है, इसलिए वो उसको कुछ खरीद कर खाने को कहता है, पर उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। जो बात सुनकर रोकुरो हैरान हो गया था, पर अब वो क्या ही कर सकता है। उसने अपना वॉलेट बेनियो के हवाले कर दिया। वैसे क्या पूरा वॉलेट देना अच्छा है? वो कुछ पैसे भी तो निकाल के दे सकता था। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर बेनियो ने उसके सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। जो देखकर रोकुरो गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे एक बात कही थी, मैंने कहा था कि कम खर्च करना, ठीक? दूसरी तरफ बेनियो वो चीज काफी मजे से खा रही थी। ये देखने के बाद रोकुरो उस पर चिल्लाते हुए बोला, इसे इतना खुश होकर मत खाओ, तुम ओहागी से कितना प्यार करती हो। ओहागी उस चीज का नाम है जो बेनियो खा रही है। जबकि बेनियो उसको इग्नोर मारते हुए ओहागी को बड़े मजे से खा रही थी। उसको इतने मजे से खाता देखकर रोकुरो के मुंह में पानी आ गया, इसलिए वो उनमें से कुछ खाने की कोशिश करता है, पर बेनियो उसे ओहागी छूने तक नहीं देती। साथ ही साथ वो बिल्ली की तरह गुर्रा रही थी। उसको अपने ही पैसे से खरीदी हुई चीज ना देता देखकर रोकुरो का दिमाग सनक चुका था और वो उससे झगड़ा करते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझ पर झपट्टा मारना चाहती हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये मेरे पैसे से खरीदा है? वो इतना ज्यादा भड़क गया था कि अगर वो लड़का होती तो उसकी खैर नहीं थी। नेक्स्ट सीन में रोकुरो का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और वो अभी भी गुस्सा करने के साथ कह रहा था, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि इस लड़की ने मेरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तभी हम उनकी साइड में 2 बच्चों को देखते हैं जो साइकिल चला रहे थे। तभी उसका बड़ा भाई कोहाना से कहता है, क्या तुम ठीक से साइकिल चला रही हो? जिस पर एग्री करने के साथ कोहाना उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहाँ के उस सीन को देखकर बेनियो के चेहरे में एक अलग ही स्माइल झलक रही थी। दूसरी तरफ रोकुरो कोसते हुए कह रहा था, आखिरकार तुम आसमान से क्यों गिरी? तभी वहाँ का मौसम अचानक बदल गया, जो देखकर रोकुरो काफी हैरान हो गया था। जबकि केगारे जोर जोर से हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो केगारे उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। इस मंजर को देखकर रोकुरो बेनियो से पूछता है, उन बच्चों का क्या हुआ? जिस बात पर बेनियो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो तुरंत मेगानो गेट समन कर लेती है। जो देखकर रोकुरो को एहसास हो चुका था कि यह एक एक्सर्सिस्ट है। फिर हम मेगानो गेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर केगारे ने एक बच्चे की साइकिल अपने मुंह से बाहर थूक दी। साथ ही साथ उस बच्ची का भाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, यहाँ तक कि उसका भाई उसे वहाँ से भागने को कह रहा था, पर कोहाना रोते हुए अपने भाई को बताती है, नहीं चलो साथ चलते हैं। दूसरी तरफ केगारा उसे खाने जा रहा था और वो उसे खा पाता उससे पहले ही एक शानदार एंट्री के साथ बेनियो उसको एक ही बारी में खत्म कर देती है। उस मंजर को देखकर रोकुरो कहता है, वो सच में एक पावरफुल एक्सर्सिस्ट है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा वो इतनी ज्यादा ताकतवर
पावर है। पर ये अभी के लिए खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे केगारे जमीन के अंदर से बाहर की ओर निकलने लगे। अपने सामने इतने सारे मोस्टर को देखकर वो बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही साथ अपने सामने इतने सारे केगारे को देखकर रोकुरो का हाथ झनझनाने लगा। दूसरी तरफ बेनियो चारों तालिस्मान को एक्टिवेट करने के साथ कहती है, माइट तालिस्मान, स्कंधा तालिस्मान, वज्रा तालिस्मान, स्टार साइड तालिस्मान, एक्सर्सिस्ट एन्चांटमेंट। फिर वो उसको अपने ऊपर पहनने के साथ बोली, पल्वराइज लायन, हेवन स्टाइल शील्ड, एडमेटाइन रेजिमेंट, कैलामिटी फॉर आयरन, तुरंत सामने आओ। इसी के साथ वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी और वो काफी सारे केगारे को एक ही बारी में निपटा देती है। उसकी ऐसी पावर को देखकर रोकुरो काफी ज्यादा हैरानगी से उसे ही देख रहा था। अपनी बढ़ी हुई पावर की वजह से बेनियो काफी सारे केगारे को एक ही झटके में खत्म कर देती है। उसका सफाया करने के बाद अपने भाई को ठीक देखकर कोहाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रोकुरो वहाँ पर आते के साथ बेनियो से कहता है, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। उसको मेगानो गेट के अंदर देखकर बेनियो हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है यह भूल गई है। जब इसने मेगानो गेट समन किया था तो उसने अपने साथ रोकुरो को भी टेलीपोर्ट कर लिया था। जबकि रोकुरो भड़कते हुए बताता है, तुम ही हो जिसने मुझे इसमें घसीटा। मैं कभी भी मेगानो गेट के अंदर नहीं आना चाहता था। मेगानो गेट के बारे में बात करता देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेगानो गेट के बारे में रोकुरो को भी पता है। उसी वक्त वहाँ की जमीन शेक होने लगी। साथ ही साथ एक जाइंट केगारे बाहर आ चुका, जो देखकर बेनियो भी घबरा गई थी। पर वो रोकुरो से कहती है, कुछ भी हो जाए जल्दी यहाँ से चले जाओ, तब तक के लिए मैं इसका ध्यान भटका के रखती हूँ। उसकी ये बात सुनकर रोकुरो उन बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेनियो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन केगारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बेनियो को इंजर्ड कर देते हैं। तभी रोकुरो उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर वो उसका जवाब ना देते हुए बेनियो अपने मन में कही, अगर मैंने इंचांटमेंट नहीं किया होता तो मैं कब की मर गई होती। तभी रोकुरो उस चीज को देखकर बोलता, ये क्या चीज है? ये केगारे से काफी बड़ा है, साथ ही साथ उसकी पावर खतरनाक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो एक तालिस्मान देते हुए रोकुरो को बताती है, उन्हें यहाँ से ले जाओ और मेगानो गेट छोड़ दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो पूछता है, और तुम्हारा क्या? जिस पर बेनियो बताती है, मैं इसे हराकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद रोकुरो बोला, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? जो सुनने के बाद बेनियो को पता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन उसने कभी इस तरह से फाइट नहीं की। पर वो भाग नहीं सकती, क्योंकि वो है एक्सर्सिस्ट और बेनियो का एक फ्यूचर है जहाँ पर वो चाहती है कि वहाँ पर शांति हो। इसलिए उसे ऐसा करने के लिए केगारे को मारना होगा और वो अपना सपना सच करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो हैरान हो गया था। दूसरी तरफ बेनियो उसको तुरंत निकलने को कहती है। इसी के साथ बेनियो जाइंट केगारे के पास आ जाती है, जबकि रोकुरो खुद को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जबकि बेनियो उस पर अटैक करने के साथ कहती है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए वो एफेमरल लोटस डांस टेक्निक से केगारे पर हमला कर देती है और उस हमले में काफी सारी लाइट शॉट केगारे से टकरा रही थी। यहाँ तक कि जाइंट केगारे इंजर्ड होने लगा, पर वो इतनी ज्यादा पावर खर्च करने की वजह से कमजोर पड़ने लगती है। दूर खड़ा रोकुरो इस नजारे को देखकर बेशर्मी फील कर रहा था, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचा रही है। दूसरी तरफ रोकुरो कुछ कर सकता है, पर वो करता नहीं। तभी उसके पीछे कोहाना की आवाज आती है, मुझे घर जाना है, प्लीज हमारी कोई मदद करो और मुझे घर पहुंचा दो। अगले सीन में बेनियो अपनी सारी मैजिकल पावर खर्च करने की वजह से अपनी लिमिट पर आ गई थी। उसको कमजोर पड़ता देखकर केगारा तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बेनियो अपनी पूरी कोशिश करते हुए केगारे की उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो खुद को समझाने लगी, अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद उसने केगारे पर एक ब्रूटल अटैक चल दिया और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि बेनियो को भी उस अटैक का बैकलैश झेलने को मिलता है, जिसकी वजह से बेनियो के मुंह से ब्लड आने लगा। यहाँ तक कि उसके तालिस्मान की पावर खत्म हो जाती है, जो देखकर वो अपने और तालिस्मान को एक्टिवेट करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके पास एक भी तालिस्मान नहीं बचा था। जो देखकर बेनियो कहती है, लगता है मैंने फाइट में सारे के सारे तालिस्मान इस्तेमाल कर दिए। दूसरी तरफ केगारा उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था, जो देखकर बेनियो अब हार मान लेती है। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसी वक्त रोकुरो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो देखकर बेनियो हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रोकुरो बताता है, तुमने कहा था कि तुम उसे हराकर वापस आओगी, पर तुम नहीं आई। बात रही उन बच्चों की, मैंने उनको वापस भेज दिया है। यहाँ तक कि अगर तुम उसका सामना नहीं कर सकती तो तुम बड़ी
बड़ी बातें भी मत करा करो, अब तुमको वो आगे खाने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वो मोस्टर हंसते हुए उनके काफी पास आ चुका था, जो देखकर बेनियो परेशान हो जाती है। तभी रोकुरो एक ब्लैक तालिस्मान को बाहर निकाल लेता है। उस तालिस्मान को देखकर बेनियो हैरान हो गई, जबकि रोकुरो बीती बातों को याद कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर वो डर जाता है क्योंकि रोकुरो की पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी उसको बेनियो की आवाज आती है, मैं सभी केगारे को मार दूंगी, यह मेरा सपना है, मैं सभी बुरे केगारों का नाम और निशान मिटा दूंगा। ये सब याद करने के बाद वो अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहता है, क्लैंस प्योरिटी तुरंत सामने आओ। ये कहते ही वो अपने हाथ में लगी सील को हटाने लगा और उसका हाथ धीरे धीरे सुप्रीम डीमन हैंड में बदल जाता है। उसके हाथ को देखकर बेनियो कहती है, क्या हुआ उसके हाथ को? तभी रोकुरो काफी गुस्से के साथ कहता है, जो है सामने उसे रखो, मैं उसे मिटा दूंगा। ये कहते ही उसने केगारे पर अटैक कर दिया और वो अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद आखिर में उस केगारे को हराने में कामयाब रहा। उसकी ऐसी पावर को देखकर बेनियो हैरान होने के साथ कहती है, सिर्फ एक झटके में उसने उसको खत्म कर दिया, मैंने ऐसी पावर कभी नहीं देखी। जिस पर रोकुरो बताता है, ये पावर कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो ये कहते हुए रो रहा था। दूसरी तरफ हम एक अजीब पर्सन को देखते हैं जो बोल रहा था, एंड माडो रोकुरो अडासिनो बेनियो ये वही हैं, ये वे हैं ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। चैप्टर 2 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर चैप्टर 1 का एंड हुआ था, और वहां पर रोकुरो बेनियो सामो को बताता है, आज के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो को गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से बेनियो उसके पैर का कचुम्बर निकालने लगती है। बेनियो की इस हरकत की वजह से रोकुरो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुमने मेरे पैर की चटनी बना दी। उसको भीख मांगता देखकर बेनियो उसका पैर छोड़ देती है, जो देखकर रोकुरो की जान में जान आई। पर वो भड़कते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? जबकि बेनियो बताती है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। ये कहने के बाद वो एक तालिस्मान का इस्तेमाल करने के साथ खुद और रोकुरो को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। अगले सीन में बेनियो रोकुरो से कहती है, केगारे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं उसे अकेले ही हरा सकती थी। जिस पर रोकुरो गुस्सा करने के साथ बताता है, अरे जाओ, मैंने वहाँ पर देखा था, तुम्हारी हालत भीगी बिल्ली के सिवा कुछ भी नहीं थी। अब बस बहुत हो गया, अगर तुम इतना रूड व्यवहार कर सकती हो तो बाकी सब खुद संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। तभी बेनियो उसको रोकने के साथ कहती है, मेरा नाम अडाशिनो बेनियो है और तुम कौन हो? उसकी इस बात पर रोकुरो अपना नाम एंड माडो रोकुरो बताता है, जो सुनने के बाद बेनियो वहाँ से जाने लगी। उसको कुछ कहे बिना जाता देखकर रोकुरो उसका नाम पुकारता है, पर वो उसको फुल टू इग्नोर मार देती है। इस मंजर को देखकर रोकुरो चिल्लाते हुए कहा, आखिरकार इसका मसला क्या है? दूसरी तरफ बेनियो उस सीन को याद करती है जहाँ पर रोकुरो ने कहा था, तुमने कहा था कि तुम इस केगारे को मारकर वापस आओगी, पर तुम नहीं आई। अगर तुम अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती तो बड़ी बड़ी बात भी मत करा करो। ये सब याद करने के बाद बेनियो रोकुरो का नाम लेने के साथ कहती है, मैं उससे नफरत करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम रोकुरो को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जाते हुए बोलता है, यार मैं किस बला में फंस गया था, पर वो तो एक एक्सॉर्सिस्ट निकली। अबे मेरा बैग जब मैं उस झील में गिरा तो वो दरिच गिर गया। अरे यार, लगता है मेरे को जूस खरीद लेना चाहिए। पर जब उसने अपना पर्स खोला तो उसके अंदर एक चिल्लड़ भी नहीं थी। ये देखकर रोकुरो बेनियो को याद करने के साथ कहता है, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहूंगा, वो लड़की लुटेरी है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर डोरमेट्री की तरफ आ गया था, जहाँ पर रोकुरो थका हारा बोझ का मारा घर आ जाता है। लेकिन एक बला टली नहीं थी, दूसरी बला उसके सामने आ चुकी थी, क्योंकि उसके घर के अंदर वो बुढ़ऊ या वहाँ के सारे नमूने उसको उहागी सर्व कर रहे थे। तभी रोकुरो कहा, ये पागल यहाँ पर क्या कर रही है? जिस पर बुढ़ऊ बताता है, आज से वह यहाँ सही का डोर में रहेगी, यह अडाशिनो बेनियो सामा है, अब तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसी वक्त रयोगो आते के साथ रोकुरो से कहता है, वह तुम्हारी ही एज की है, लगता है अब तुम्हारा राइवल मिल गया है, क्या ये बढ़िया नहीं है? पर रोकुरो उसकी चिड़ी हुई शक्ल को देखकर भड़कते हुए कहता है, तुम मुझे चुड़ैल की तरह क्यों घूर रही हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो का शिकिगामी, हाँ ये वही है जिसे मैं लॉकेट या चार्म बड़े बेवकूफों की तरह कह रहा था, और वो शिनिगामी रोकुरो के थोबड़े पर चिपकने के साथ बताता है, ओए तुम इतनी बुरी नजर से क्यों देख रहे हो छोटे शैतान? आई एम बेनियो सामा लॉयल फैमिलियर किनाको, और तुम बेनियो सामा को कुछ सोचे बिना भी कह देते हो, ऐसा नहीं हो सकता, समझा बुड़बक? उसकी इस बात पर रोकुरो कहता है, हैं?
वो पागल तू पागल, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और तुम सारे मेरे को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। फिर हम आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बेनियो को नींद नहीं आ रही थी और उसने अपने ही जैसा बनी पहन रखा था। दूसरी तरफ रोकरो खर्राटे मारते हुए सो रहा था, तभी उसकी नाक के छेद को कोई बंद कर देता है। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उसने टेप से उसका मुंह बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसको सांस आना बंद हो जाती है। साथ ही साथ कुछ देर झटपटाने के बाद वो एकदम से उठने के साथ कहा, अबे क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई क्या? लेकिन जब उसने पीछे देखा वो चुड़ैल को देखकर डर गया। इसके कुछ समय बाद रोकरो बेनियो से पूछता है, तुम इस गरीब खाने में क्या कर रही हो? जिस पर बेनियो बताती है, मैंने कई बार खटखटाया। जो सुनकर रोकरो बोला, क्या तुमने नॉक किया था? अभी तो केवल 5 ही बजे हैं, इस समय तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो बताती है, चलो अभी एक साथ मगानो चलते हैं। कल मैंने तुम्हारी पावर देखी, काफी अमेजिंग थी, इससे मेरे अभिमान को ठेस पहुंची है। तभी किनाको बाहिराते के साथ रोकुरो को समझाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों। जरूरी बात यह है कि बेनियो सान ये देखना चाहती है कि कौन सबसे बेहतर एक्सर्सिस्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो कहा, चल बे फुट यहाँ से। देखो बेनियो, मैं फिर से मैगानो नहीं जाना चाहता। और क्या तुमको सचमुच लगता है कि कोई भी सिर्फ इसलिए कहेगा कि जरूर चलो और वो मान जाएगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसी वक्त बेनियो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आकर कहती है, यह एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। बेनियो की ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो का कहना है, तुम्हारा टोन तुम्हारी बोल से मैच नहीं खा रहा। अगले सीन में रयोगो गेट के बाहर अपने साथियों से कहता है, जल्दी उठ जाओ, केगारा पेयर हुआ है। उसके दूसरी साइड रोकुरो बेनियो को अपने कमरे से बाहर निकालने के साथ कहता है, मुझे इस अवसर का इस्तेमाल अपनी बात को क्लियर करने के लिए करना चाहिए। कल एक जायंट के गारे से फाइट हुई, लेकिन कुछ समय के लिए। और ये सुन लो, मैं एक्सर्सिस्ट से नफरत करता हूँ। अगर अब तुम्हें यह समझ में आ गया है तो मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही वो अपना दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दूसरी तरफ बेनियो बस खामोश खड़ी थी। वहाँ के इस मंजर को देखकर रयोगो काफी हैरान था। तभी शिनोसुके आते के साथ पूछा, कुछ हुआ है क्या? जिस पर रयोगो मना कर देता है, पर बेनियो आते के साथ पूछती है, केगारा पेयर हुआ है ना? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर हम मेगानो गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग आ चुके थे, लेकिन अत्युषी इतने बड़े केगारे को देखकर हैरान हो जाता है, जो देखकर रयोगो उनको तैयार होने को कहता है। लेकिन उससे पहले ही बेनियो उस पर हमला करने के लिए जाने लगी, जो देखकर केगारा उस पर हमला करता है, पर बेनियो उससे पहले ही उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपने तालिस्मान को एक्टिवेट कर रही थी। केगारा ये देखकर पहले से भी ज्यादा गुस्से में बेनियो पर अटैक कर देता है, पर बेनियो उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से बेनियो अपने सारे के सारे तालिस्मान को एक्टिवेट करने के साथ अपनी डुअल सोर्ड को बाहर निकाल लेती है। इसी के साथ उसने अपनी डुअल सोर्ड से केगारे को दोनों तरफ से घायल कर दिया। उसकी ऐसी फाइट को देखकर उसके टीममेट उसको काफी हैरानगी से देख रहे थे। दूसरी तरफ बेनियो फाइट करते हुए रोकुरो की बात को याद करने के साथ कहती है, केगारे से उसने कल फाइट की थी। ये कहते ही उसने उसका एक हिस्सा अलग कर दिया, जिसके बाद वो फिर से कही, इससे भी कहीं ज्यादा कल का केगारा स्ट्रॉन्ग था। उसी वक्त उसको कल के विजन आने लगे, जहाँ पर रोकुरो से कह रहा था, तुम्हें किसी से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर छोटी बेनियो कहती है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी के भी कंपेयर में कहीं ज्यादा पावरफुल एक्सर्सिस्ट बन जाऊंगी। ये सब सोचने के बाद उसने उसकी आंख को अलग कर दिया, यहाँ तक कि वो काफी गुस्से में कहती है, वह स्ट्रॉन्ग था और फिर भी वह मुझे एक्सर्सिस्ट से नफरत है। ये सुनते ही बेनियो ने उस पर ब्रूटल अटैक कर दिया, साथ ही साथ वो केगारा जान से मारा गया। उसकी ऐसी खतरनाक फाइट को देखकर रयोगो उसकी तारीफ करने लगा था, पर इसको कौन बताए कि बेनियो अपना गुस्सा निकाल रही थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक बिल्ली की तरफ आ गया था, मियाऊ। उसके नीचे की तरफ बेनियो अपना मास्क निकाल देती है। तभी रयोगो बेनियो से कहता है, क्या सचमुच में तुमने उससे फाइट की थी? हॉल में मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो बताती है, वह काफी स्ट्रॉन्ग था। ये सुनते ही रयोगो के पसीने आ जाते हैं, पर वो कहा,
शायद तुम उसे वापस पहले जैसा बना सको जैसा वह पहले था। अगले सीन में हम कार के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर रयुगो बेनियो से कह रहा था, मैं रोकुरो को तब से जानता हूँ जब वह छोटा था। जिस पर बेनियो पूछती है, क्या तुम दोनों सेइका डोर्म में थे? उसकी इस बात पर रयुगो मना करने के साथ कहता है, नहीं, हम वहाँ पले बड़े नहीं हैं। मैं 5 साल पहले आया था और वह 2 साल पहले आया। मुझे पूरी डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ सचमुच उसके साथ बुरा हुआ है। और जब मैं उसके डोर में दोबारा मिला तो उसने एग्जर्सिस्ट का काम छोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि रोकुरो जब लड़ता है तो वह अपने प्रति सच्चा होता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनियो उसकी फाइट को याद करती है जहाँ पर रोकुरो ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उसको मार दिया था। तभी रयुगो कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह पहले कितना ब्रिलियंट था। वह हमेशा कहता रहता था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जर्सिस्ट बनूंगा और वह सभी बुरे किगारों का नामो निशान मिटा देगा। जो सुनकर बेनियो को वो पल याद आता है जहाँ पर उसने रोकुरो से कहा था, मैं सभी बुरे किगारों को जान से मार दूंगी। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर सेइका डोरमेट्री की तरफ आ जाता है जहाँ पर रोकुरो बुत की तरह बैठा हुआ था। पर वो कहता है, सबसे पावरफुल एग्जर्सिस्ट के लिए इतना कुछ। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोला, अरे यार, जब से मैं उससे मिला हूँ सारी की सारी बुरी यादें वापस आ चुकी हैं। चलो अब जरा मुंह धो लिया जाए। ये कहते ही उसने दरवाजा खोल दिया, पर उसने वहाँ पर एक खूबसूरत अप्सरा को देख लिया, जिसको देखकर रोकुरो लाल टमाटर होने के साथ गेट बंद कर देता है। वहाँ की इस हलचल को सुनकर रयुगो रोकुरो से पूछता है, रोकुरो तुम क्या कर रहे हो और तुमने दरवाजे पर नोट नहीं देखा? रयुगो की ऐसी बातों को सुनकर रोकुरो कहा, अबे कौन से नोट की बात कर रहा है? ये कहने की ही देरी थी तभी दरवाजे पर सोड के स्लैश होने लगे। दूसरी तरफ बूढ़ा दादी को पटाते हुए कहता है, अरे नमस्कार, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। जबकि दादी बताती है, क्या बेनियो अभी तक सेटल हो चुकी है? अगले सीन में रोकुरो अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि एक शिकारी उसके पीछे पड़ चुकी है। पर वो उसके हाथ में सोड देखकर कहता है, मेरी माँ, इस सोड को दूर रख, बस इसको यहाँ से हटा दे। जबकि वो चुड़ैल उसका पीछा करते हुए कहती है, सेक्स मोस्टर फरामोशी, सामने आओ। जो सुनकर रोकुरो चिल्लाते हुए बोल रहा था, तुम किसे सेक्स मोस्टर कह रही हो? तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था। पर वो बंदा कहा, नंगे पैर दौड़ना सही नहीं है नौजवान। जबकि रोकुरो उस बंदे को देखकर कहता है, यह अंडरवियर वाला आदमी कौन है? तभी दादी माँ को एक झटका लगता है क्योंकि उसको पता नहीं कि यह जेंटलमैन कौन है। ये बंदा जेंटलमैन, तो फिर मैं हूँ सुपरमैन, क्योंकि मैं पैंट के ऊपर पहनता हूँ चड्डी। जिसके बाद बुड़ऊ बताता है, ये है एग्जर्सिस्ट के चीफ हैं तसुचिमिका अरिमा सामा। अरिमा की परेशानी भरी यात्रा को अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मुझे एक ओरेकल हासिल हुआ, यह मेक श्योर करने के बाद कि यह रियल था, इसलिए उसने मुझे बेमिसाल एक्साइटमेंट से भर दिया। फिर मैं आप सभी को खबर देने के लिए मैं टोक्यो के लिए रवाना हो गया, लेकिन यह फील करते हुए कि मैं थोड़ा शांत हो जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद मैं सिटी के अंदर एक सुंदर महिला के पास पहुंचा, पर वो यह नहीं जानती थी कि उसका लवर है जिसका बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। मैं तुम सभी को उन इवेंट को इमेजिन करने दूंगा जो उसके और मेरे यहाँ आने पर घटित हुआ। लेकिन बुढ़ऊ और दादी को छोड़कर किसी को भी बात समझ में नहीं आई। पर वो मुद्दे की बात करने के साथ कहता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ हो। उसी वक्त रोकुरो की साइड में दादी कहती है, बेनियो सामा को अचानक फिर से कार्यभार संभालना इसी वजह से था। जिस पर एग्री करने के साथ अरिमा बताता है, जैनिक जी, एग्जर्सिस्ट लीडर्स को इकट्ठा करो, देश भर के 5 मिरर को हॉल में तुरंत। मेरे पास हर किसी के लिए स्पेशल सरप्राइज है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर सराइन की तरफ आ जाता है जहाँ पर रोकुरो कहता है कि क्या ये पड़ोसी का सराइन है? तभी अत्युषी बुड़ो से पूछता है, क्या यह सचमुच यही जगह है जिस्मा? पर जिस्मा उसकी बात का जवाब नहीं देते, वो बस आगे जाने लगे। जो देखकर अत्युषी कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो हम मेन हॉल के पीछे आ गए। उसी वक्त जिस्मा उसको चुप रहने को कहकर एक सीक्रेट डोर ओपन कर देते हैं, जो देखकर वो सारे काफी हैरान लग रहे थे। पर जिस्मा उनको जल्दी से अपने पीछे आने को कहता है। जिसके बाद हम 5 एलिमेंट को देखते हैं, जैसे वाटर, अर्थ, वुड, मेटल, फायर, और इस जगह का नाम हॉल ऑफ द 5 मिरर है। वहाँ के इस मंजर को देखकर रयुगो कहा,
क्या सराइन के नीचे ऐसा कुछ हो सकता है? पर शिनोसुके को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा लोग कहाँ से आया। उसी वक्त वहाँ पर कुछ एल्डर आते के साथ बेनियो से कहते हैं, यह तुमको देखकर अच्छा लगा। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम अच्छी दिख रही हो। अरे तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम काफी सुंदर दिखने लगी हो। वहाँ के सीन को देखकर अत्युशी बताता है, एक्सर्सिस्ट लीडर्स बेनियो सान की चापलूसी करने लगे हैं, जिस पर शिनोसुके कहता है, वह वाकई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। दूसरी तरफ से अरीमा की आवाज आती है, जो उन सबसे कह रहा था इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मैं एक्सर्सिस्ट का चीफ तसोमिची का अरीमा। आज यहाँ इकट्ठा होने के लिए शुक्रिया। मैंने तुम सबको यहाँ एक ही कारण के बुलाया है, कुछ बहुत ही बढ़िया बड़ी खबर होने के लिए। अरे हाँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर कहता है, वह हमेशा की तरह एक्साइटिंग है। जिसके बाद अरीमा कहा, हाल ही में मुझे सचमुच शानदार ओरिकल हासिल हुआ है। भविष्यवाणी मुझे यह विश्वास दिलाती है कि दोनों के बीच लंबी लड़ाई चल रही है। हम एक्सर्सिस्ट और केगारे आखिरकार लंबे समय बाद यह खत्म होने जा रहा है। हाँ, मुझे बताया गया है कि गोड का बच्चा मीको जल्द ही आने वाला है। क्या यह रोमांचक नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे एल्डर काफी खुश हो जाते हैं, पर रोक उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी अरीमा बताता है, वह चूजन वन जिसके बारे में एंशिएंट टाइम से बात की जा रही है, ग्रेट हिस्टोरिकल एक्सर्सिस्ट, अबे 9 सेमे सामा से भी ज्यादा सोर्सरी, वह जो केगारे को प्यूरिफाई करेगा और घिनौने मेगानो गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, वह है मीको। अरीमा की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे शौक में थे। तभी एक एल्डर कहता है, तो फिर आखिरकार किसी ने नाम लायक पावर को हासिल कर लिया है। जिस पर अरीमा एक अजीब सी स्माइल करने के साथ कहता है, अदाशिनो बेनियो, क्या तुम आगे आ सकती हो? उसका नाम सुनते ही वहाँ पर बातें होने लगी, क्योतो की फेमस अदाशिनो क्लैन की हेड। यह समझ में आता है कि यह वही होगी। फिर वो आगे बढ़ने लगी, जो देखकर अरीमा कहा, मैं समझता हूँ कि यह अब भी पुराने लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। क्या चपरासियों द्वारा लाड प्यार किए जाने से तुमको तुम्हारी इंजरी से उभरने में कुछ मदद मिली है? अब दूसरा, एंड माडो रोकुरो। अपना नाम सुनकर रोकुरो और बेनियो हैरान हो जाते हैं। तभी अरीमा बोला, रोकुरो कुन प्लीज आगे आओ। पर रोकुरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ही क्यों। तभी उसके पीछे से रैयोगो बताता है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम आगे जाओ। रोकुरो को आगे बढ़ता देखकर एल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको क्यों बुलाया गया है। पर उससे भी ज्यादा दादी हैरान थी, साथ ही साथ उसका मुंह खुल गया था। जिसके बाद अरीमा उनको बताता है, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। ये दोनों 14 ईयर के हैं, लेकिन एक्सर्सिस्ट के रूप में उनकी एबिलिटी यहाँ के किसी और के कंपेयर में कहीं ज्यादा है। ईस्ट जापान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सर्सिस्ट है एंड माडो रोकुरो, और वेस्ट जापान से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अदाशिनो बेनियो। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड सुनकर अत्युशी का मुंह खुला रह गया, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रोकुरो ईस्ट जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सर्सिस्ट है। यहाँ तक कि वहाँ के एल्डर भी कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि कांतो में कोई इतना पावरफुल बंदा भी है। मैंने पहले कभी एनमाडो रोकुरो का नाम नहीं सुना था। तभी रोकुरो उससे कहता है, अरे बात बनाना बंद करो यार। जो सुनकर अरीमा कहता है, मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। अब दोस्तों, मेन इवेंट का समय आ गया है। ये दोनों अपने स्किल को दिखाने जा रहे हैं। अरीमा की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों पहले से भी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर अरीमा उनको समझाता है, तुम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ोगे, जैसा कि तुम एक दूसरे को मार डालने का इरादा रखते हो। जिसका जवाब देते हुए रोकुरो कहता है, भाड़ में जाओ, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इसका कोई कारण भी नहीं बनता। ये बात सुनकर अरीमा बताता है, एक्सर्सिस्ट का फ्यूचर नहीं, जापान का फ्यूचर इस हिस्टोरिकल इवेंट पर टिका हुआ है। यहाँ तुम्हारी पर्सनल इच्छा के लिए कोई जगह नहीं है। इसे देखो, वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। ये कहने के बाद बेनियो ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो देखकर रोकुरो उसके अटैक को खुद से बचाते हुए कहता है, रुको, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक्सर्सिस्ट वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेनियो उस पर अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ। उन दोनों की लड़ाई को देखकर दादी का कहना है, अरीमा तुम क्या करने जा रहे हो?
जिस पर दद्दू बताते हैं अगर वह दोनों मीको कैंडिडेट है तो फिर विनर ही मीको होगा। दूसरी तरफ बेनियो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी क्योंकि वो बार बार रोकुरो पर जानलेवा अटैक करे जा रही थी, लेकिन रोकुरो भी उसके अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था। जबकि बेनियो उस पर हमला करने के साथ कहती है अपने ब्लैक तालिस्मान का इस्तेमाल करो, लेकिन रोकुरो मना कर देता है। ये सुनते ही वो जोर की लात उसके मुंह पर चढ़ देती है, जिसके बाद वो कही तुम इसे सीरियस नहीं ले रहे हो। अगले सीन में वो एल्डर्स फाइट को देखकर कहते हैं यह एक तरफा है, क्या वो लड़का सचमुच कांतों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तभी अरिमा बोला बेनियो तुम उसे जोर से ढकेल सकती हो, जो एग्जॉर्सिस्ट फाइट नहीं लड़ेगा वह बेकार है और कमजोर एग्जॉर्सिस्ट का मरना तय है, बिल्कुल अपने पुराने दोस्तों की तरह। वह इसलिए मर गए क्योंकि वो कमजोर थे, इसके लिए यही सब कुछ है। खैर उनकी मौत मामूली थी, इससे यह साबित होता है कि वह असल में कितने कमजोर थे। कचरा जो एग्जॉर्सिस्ट के रूप में भी काम पूरा नहीं कर सके, आखिरकार वह तो बड़ा होकर भी कचरा ही बना रहेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रयुगो बोला हे तुम इसे कैसे कह सकते हो? पर उससे भी कहीं ज्यादा रोकुरो को गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक कि अब वो ब्लैक तालिस्मान का इस्तेमाल करने के साथ सुप्रीम डीमन हैंड को समन कर लेता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर अत्युषी रयुगो से पूछता है वो क्या है, पर रयुगो को खुद नहीं पता था कि वो क्या था। यहाँ तक कि उसकी बढ़ी हुई पावर को देखकर एग्जॉर्सिस्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी रोकुरो उसकी कड़वी बातों को सुनकर उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा। उसको अरिमा की तरफ बढ़ता देखकर दादी बोली वो लड़का कौन है और उसकी खतरनाक पावर? मैच की तरफ बेनियो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करने के साथ रोकुरो के सामने आ जाती है। साथ ही साथ वो उससे कहती है मैं वो हूँ जो तुमसे फाइट कर रही है। ये कहते ही वो अपने फ्लेम तालिस्मान को एक्टिवेट करने के साथ उस पर हमला कर देती है, पर उसको पता नहीं था कि वो किससे पंगा लेने जा रही है। जिस बंदे ने जायंट केगारे को एक पंच में ढेर कर दिया और उस केगारे को बेनियो मारने में अपनी पूरी जी जान लगा देती है, फिर भी उसका बाल तक बाका नहीं कर पाई। फिर क्या होने वाला था, रोकुरो उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है और इस मंजर को देखकर अरिमा के चेहरे पर एक अजीब ही शिकस्त थी। तभी बेनियो खुद को संभालते हुए रोकुरो से कहती है मैं तुम्हें हरा दूंगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए। जिस पर रोकुरो कहता है रुको मैं यह सुनना नहीं चाहता। जिस बात का जवाब देते हुए बेनियो बताती है क्यों, यही तो तुम भी चाहते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट बनना। बेनियो की बार बार बात को सुनकर रोकुरो गुस्से में बोला मैंने कहा चुप रहो। ये कहते ही उसने काफी सारे पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। उसके ऐसे ब्रूटल अटैक को देखकर उन तीनों एल्डर की बोलती बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ बेनियो उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपनी मरी हुई फैमिली को याद करने लगती है। यहाँ तक कि रोकुरो उस पर एक घातक अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर दादी बेनियो के लिए परेशान हो जाती है, जबकि बेनियो काफी गुस्से में चिल्लाने लगी और उसके अंदर से सुप्रीम एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जो देखकर रोकुरो अपना अटैक वहीं रोककर पीछे हट जाता है। लेकिन अब बेनियो की पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी थी और वो इसी पावर के साथ बेनियो काफी तेजी से मूव करते हुए रोकुरो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रोकुरो इंजर्ड हो गया था। पर बेनियो यहाँ तक नहीं रुकती, अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए रोकुरो पर हमले करते जा रही थी और रोकुरो धीरे धीरे घायल होता जा रहा था। वहाँ के इस मंजर को देखकर बुढ़ऊ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी दादी बताती है तेजी ऐसी है कि आंख भी उसका पता नहीं लगा सकती। यह वह जगह है जहाँ बेनियो सामा सचमुच साइन कर रही है। जबकि फाइट की तरफ रोकुरो जमीन में एक पंच मारते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बेनियो भड़कते हुए कहती है तुम मुझे अंधा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे हमले नहीं रुकेंगे। ये कहते ही उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार रोकुरो उसके अटैक को देख लेता है और वो एक फ्लेम पंच तैयार करने के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी के साथ दोनों के अटैक आपस में टकराने ही वाले थे। उसी वक्त अरिमा अपने एक तालिस्मान को एक्टिवेट करने के साथ उनकी पावर को वहीं पर सील कर देता है। पावर सील होने की वजह से दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं, पर रोकुरो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी क्योंकि बेनियो उस पर चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर उसको समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ था। और गाइस एक काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक सीरीज जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो मैं इस सीरीज को 2 अप्रैल को तैयार करके 3 अप्रैल की शाम तक अपलोड कर दूंगा। और हाँ, एक एपिसोड की लेंथ 20 मिनट या उससे भी ज्यादा की होने वाली है, तो प्लीज कहीं और देखने मत भाग जाना, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर की भी इस पर नजर है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर दूं तो प्लीज कमेंट में बता देना, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना मेरा मोटिवेट या उससे भी ज्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।